हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 29, वो होने वाला है कि किस तरीके से हम अपना प्रिपेयर कर सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पार्टनरशिप में यानी पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी एक नए पार्टनर के आने की वजह से फॉर्म में चेंजेस हो जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे। एंड चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रिवोल्यूशन अकाउंट की मेरे बच्चे, तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट हम वहां पे प्रिपेयर करते हैं बेटा जहां पे फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट जो होता है रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज हो जाता है। अब चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो, चाहे पार्टनर खुद से अपना रेशो चेंज कर ले, लाइक चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो प्रीवियस चैप्टर आप पढ़ कर आए हो, चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन हो एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी जब आप एक नए पार्टनर को एडमिट करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक नए पार्टनर एक नए ओनर को भी बिजनेस में एडमिट करेंगे तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं यानी जो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में ओनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट यानी रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिस भी दिन हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं मेरे बच्चे, उस दिन हम ऐसा मानते हैं कि फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी पड़ती है, जहां पर हमें प्रिपेयर करना होता है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लो हमारे पास पहले पुरानी फर्म में है ना, बात करें अगर ओल्ड फर्म में हमारे पास दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, और इनके बीच का लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। बट नाउ मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर लाइक 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया, ए और बी ने, कि पैसों की जरूरत है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है। तो इन्होंने एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करा जो कि है सीज पार्टनर। अब बताओ आगे जब न्यू फर्म चलेगी है ना, आगे जब न्यू फर्म चलेगी तो न्यू फर्म में कौन पार्टनर रहेंगे, ए बी एंड सी। तो देखो अब ए बी सी के बीच में लेट भी सपोज आपका न्यू रेशो क्या हो गया, 3:2:1। वैसे तो हम न्यू रेशो निकालते हैं बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया कि लेट भी सपोज हमारी नई फर्म का न्यू रेशो है 3:2:1। तो क्या आप देख पा रहे हो, पहले ए और बी का रेशो था 3:2, पर सी के आने से जो आगे अब रेशो चल रहा है ए बी सी के बीच में वो 3:2:1 चल रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, चेंज। तो हम कहते हैं कि भाई नए पार्टनर के आने से, नए पार्टनर के इंट्रोड्यूस होने से फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जिस भी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, और स्पेशल अकाउंटिंग के अंदर हमें यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरली रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा तब बनता है जब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आपको ये देखना होता है कि हमारी पुरानी फर्म में यानी जो लास्ट डेट की जो बैलेंस शीट है, लाइक 1 अप्रैल 2024 को अगर हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो इससे पहले जो लास्ट डेट पे हमारी बैलेंस शीट बनी हो, लाइक 1 अप्रैल 2024 से पहले 31 मार्च, लेट बी सपोज 31 मार्च 2024 को हमने अपनी लास्ट बैलेंस शीट बनाई। तो जो हमारी लास्ट बैलेंस शीट है पुराने फर्म की यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की, उसमें जो हमारे पास एसेट्स होते हैं और उसमें जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, अगर इनमें किसी भी तरीके का चेंज आता है ड्यू टू द मार्केट, तो बेटा इस चेंज को हम रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। या तो ये जो चेंज आएगा एसेट्स और लाइबिलिटी में जो जस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बैलेंस शीट है, अगर इन एसेट्स और लाइबिलिटी में रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है और वो चेंज हमें या तो फायदा देता है या तो नुकसान देता है, तो उस फायदे नुकसान को हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ये जो फायदा नुकसान था इसको प्रैक्टिकली पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में बेटा कि जो भी फायदे नुकसान होते हैं हम उन्हें पीएनएल अकाउंट में लेकर जाते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट क्योंकि ये एक स्पेशल अकाउंटिंग है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन अकाउंटिंग हो रही है, तो मेरे पीएनएल अकाउंट, मेरी फाइनेंशियल
बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी 31 मार्च 2024 को बन चुके हैं। तो मैं दोबारा से 1 अप्रैल 2024 को पीएनएल अकाउंट तो बना नहीं सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे हम जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होने से जो हमें फायदा नुकसान होता है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में। और इसी का बेटा दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपको हो तो रहा फायदा नुकसान है बट आप इसको पीएनएल में डाल नहीं सकते, इसलिए पीएनएल से मिलता जुलता एक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी ऐसे फायदे नुकसान जो पीएनएल में जा सकते थे बट क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हम पीएनएल में डाल नहीं सकते, क्योंकि पीएनएल अकाउंट हमारा ऑलरेडी 31 मार्च को बनकर तैयार हो चुका है और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है जस्ट अगले दिन यानी 1 अप्रैल 2024 को। इसलिए बेटा हम रिवोल्यूशन अकाउंट को दूसरे नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं जिसका नाम होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर पेपर में पीएनएल एडजस्टमेंट पूछे या रिवोल्यूशन पूछे तो बात एक ही है बेटा। और अब इस अकाउंट को बेटा जब हम बनाते हैं तो इसकी बेटा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वही पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड वही पर्टिकुलर अमाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बेटा एक्सपेंस का माना जाता है और राइट हैंड साइड हमारा इनकम का, क्योंकि हम इसमें फायदा नुकसान ही डालते हैं। तो जितने हमारे खर्चे होते हैं बेटा वो डेबिट साइड में जाते हैं और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में जाती हैं। बट मेक श्योर कि जो फायदा नुकसान आपको हो रहा है ये फायदा नुकसान आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होने के कारण हो रहा है। आपका जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज का वो चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से बेटा आपको फायदा नुकसान हो रहा है और उसी फायदे नुकसान को आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। कॉलम आपको यहाँ पे फॉर्मेट पता चल चुका होगा, पर्टिकुलर अमाउंट बेटा। मुझे लगता है इतना फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। द आंसर इज यस। अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके एसेट्स, मान लो आपके एसेट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, मान लो कि क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपके एसेट की मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो आप बताओ आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे एसेट्स की मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है। तो वही बात है कि अगर आपके इंक्रीज इन एसेट्स होंगे बेटा, क्या होंगे? इंक्रीज इन एसेट्स, आपके एसेट्स की प्राइस बढ़ रही है मार्केट में, उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है तो आपको फायदा होगा। और इन सारे के सारे फायदों को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अपने रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बोलो बात समझ में आई? एकदम सिंपल लॉजिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड है बेटा। दूसरा है कि मान लो कि अगर जो आपकी लाइबिलिटीज है, आपकी लाइबिलिटीज अगर घटती हैं, बढ़ नहीं रही, घट रही हैं, तो अगर आपके सर का बोझ, आपके सर की लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, डेट अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो बताओ आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा, सर का बोझ कम हो रहा है। तो वही है कि अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हैं तो आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा देख लेंगे। बट आज की क्लास में तो हमने फॉर्मेट्स देखने हैं कि फॉर्मेट्स हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि आपको कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन यानी 1 अप्रैल 2024 को एक ऐसा एसेट पाया गया बेटा, एक ऐसा एसेट पाया गया जो आपने अपनी, बोलते हैं ना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो बैलेंस शीट है यानी पुरानी फर्म की जो बैलेंस शीट है वहां पर वो एसेट रिकॉर्ड नहीं हो रखा था। मतलब ड्यू टू द एनी रीजंस आपने उस गिवन एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करा। वो कोई भी एसेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टाइपराइटर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है। ऐसा एसेट जो आपने अपनी पुरानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन आपको पता चलता है कि हमारे पास ये भी एक एसेट है जिसको हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। नाउ बताओ, अगर आप ऐसा एसेट रिकॉर्ड करते हो जिसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट भी कहते हैं, जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब हमें एक ऐसा ऐसा एसेट मिला जिसको हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया बट अब हम उसे क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी आपको पाया जाता है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, तो मेरे बच्चे आपको फायदा हो जाएगा और ये फायदा किस साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और देखो बेटा, अगर आप इनका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, आपके एसेट्स की वैल्यू घट रही है, यानी इंक्रीज इन एसेट की जगह डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। मतलब आपके एसेट्स के प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। तो ऐसे में बेटा आपको नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में अपेयर हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। वहीं बेटा अगर मान लो आपकी लायबिलिटी घट नहीं रही है ना, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, उल्टा आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी बेटा तो बताइए आपको कैसा लगेगा? सर का ऑब्लिगेशन, सर का डेट
कैसा इंक्रीज होगा तो कैसा लगेगा आपको? सर हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सोचो, आपके पास एक क्रेडिटर्स थे जिसको आपने लिखना था 30,000, बट आपने अपनी पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स को, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लिखा है 24,000, जबकि वो क्रेडिटर, वो लाइबिलिटीज आपके 30,000 थे। यू नो द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर ना बेटा? ऐसे सप्लायर जिनसे गुड्स लिया है और उनको पेमेंट अभी भी करनी बाकी है, तो हम उनको क्रेडिटर बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। 30,000 से लिखना चाहिए था, लिखा कितने से है? 24,000 से। रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पता चला 1 अप्रैल 2024 को, जिस दिन हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, कि यार हमारी लायबिलिटी तो 24 से थी ही नहीं, हमारी लायबिलिटी तो 30,000 से थी। तो सोचो, जब आप अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करोगे तो आपको कैसा लगेगा बताओ? सर हमें तो बुरा लगेगा ना सर, हमें अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अब नुकसान होगा। तो वही है, अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, घटती हैं तो फायदा है बेटा, बट अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो आपका नुकसान है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? सर ये भी बात हमें समझ में आती है। और अगर मान लो कि आपको एक ऐसी लायबिलिटी नजर आती है बेटा, एक ऐसी लायबिलिटी नजर आती है जिसको आपने पहले कभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था, यानी जब पुरानी फर्म चल रही थी, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, यानी नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले, आपने ये लायबिलिटीज अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखी थी। मतलब ये लायबिलिटी रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पता चली कि अच्छा ये भी एक लायबिलिटी थी, अरे यार इसको तो हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो नाउ अब आप अगर इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे बेटा, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो बताइए अब आपको कैसा लगेगा? सर ये भी सर हमें दुखी देगा सर, इससे भी हमें बुरा ही लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी आपको मिलती है जो आपने पहले कभी अर्लियर रिकॉर्ड नहीं करी, तो आज आप उसे अगर रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा बेटा? नुकसान हो जाएगा। वही बात है ना, अगर हमें कोई खोया पाया एसेट मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, और कोई खोया पाई लाइबिलिटी मिलती है तो बुरा लगता है, नुकसान लगता है। इसलिए बेटा याद रखो कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिले तो आप उसको अपना नुकसान मानेंगे और उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे, यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में लेकर जाएंगे। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? सर अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट भी लिखें तो क्या कुछ गलत तो नहीं? बेटा कुछ गलत नहीं है, आप चाहें तो रिवोल्यूशन के अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, बट रिवोल्यूशन अकाउंट अमूमन फैंसी शब्द है, ज्यादातर यही यूज होता है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो पीएनएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब जब आपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी में होने वाले चेंजेस डाल दिए, तो अब आप कंपेयर करोगे कि आपकी इनकम साइड बढ़ी है कि आपके एक्सपेंस साइड। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये तीनों इनकम्स ऐड करी और ये तीनों इनकम का टोटल आया 1 लाख, मान लीजिए, लेट बी सपोज। बट आपके जो एक्सपेंस हैं बेटा, अगर आपने एक्सपेंस में ये तीनों साइड्स जोड़ी तो आपको पता चला कि आपका एक्सपेंस का टोटल है 80। तो आप खुद बताइए कि आपकी कौन सी साइड बढ़ी है? आपकी इनकम साइड बढ़ी है कि आपके एक्सपेंस साइड बढ़ी है? सर हमारी तो इनकम साइड बढ़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है। तो बताइए एक्सपेंस साइड कितने से छोटी हो गई? 20,000 से, जिसका बैलेंस डेबिट में बच रहा है, और इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। कहीं बच्चे कहते हैं सर कि ये डेबिट में बचा तो लॉस होगा। बेटा ये लॉस नहीं है, दरअसल ये कोई आइटम नहीं है, ये एक बैलेंस है जो प्लस और माइनस करने से निकला। क्योंकि आपकी इनकम ग्रेटर साइड पे है और आपके एक्सपेंस एक लोअर साइड पे है, तो ऐसे में जो आपका बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा, यानी एक्सपेंस साइड में। बट आप उसको अपना एक्सपेंस बोलेंगे नहीं, आप उसको अपना प्रॉफिट रेट करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकला। ओके, और ये प्रॉफिट आप किसको दे देंगे? अपने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। ऑब्वियसली बात है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो फिर करंट में जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल सिनारियो है, कैपिटल के आगे फिक्स्ड वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो फिर वो प्रॉफिट नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अमूमन फिक्स्ड कैपिटल बहुत कम लिखा हुआ रहता है, तो ज्यादातर जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अगर आप ये प्रॉफिट ए और बी को दोगे, मान लो आपके ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी हैं, तो ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा बेटा, आप इसको ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। पहली बात, नई फर्म में अभी हम पहुंचे नहीं, अभी हम कहाँ से आ रहे हैं बेटा? ओल्ड फर्म से। और ये सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज ओल्ड फर्म की हैं, इसलिए इनको कौन से रेशो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशो में, यानी ए और बी के बीच में। तो देखो हमने ये प्रॉफिट बांट दिया ए और बी के बीच में, जो भी प्रॉफिट आएगा, यानी जैसे 20,000 आ रहा था तो हम इसे ओल्ड रेशो में यानी 3:2 के रेशो में बांट देंगे, यानी 3/5 एंड 2/5।
है ना? तो बस एक फॉर्मेट समझाने की मेरी पहल है, कोशिश है कि आप फॉर्मेट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। फॉर्मेट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया बेटा तो फिर तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमें क्वेश्चन से पिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसके बाद ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनकम ही साइड आपका ग्रेटर साइड में हो और एक्सपेंस साइड हमेशा लोअर साइड में हो। आपका एक्सपेंस ग्रेटर साइड में भी हो सकता है और आपकी इनकम लोअर साइड में भी हो सकती है, उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तीनों आइटम ऐड करे एक्सपेंसेस के और ये 1 लाख आया, बट आपके एक्सपेंसेस जो है बेटा, सॉरी इनकम्स जो है आपने अपनी इनकम्स ऐड करी, बट ये 80,000 आया। तो अगर 1 लाख में से अब 80,000 आप लेस करते हो तो जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में बचेगा और ये आपका लॉस माना जाएगा, प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ये लॉस माना जाएगा। रीजन बिंग क्योंकि आपका एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपका एक्सपेंस कितने से ज्यादा है 20,000 से, तो ये लॉस हो जाएगा और ये लॉस आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। ठीक है, और कौन से रेशो में बांट दोगे बेटा? ओल्ड रेशो में बांट दोगे, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड फर्म का एसेट है, ओल्ड फर्म की लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन आप कर रहे हो, इसलिए इन्हें ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और याद रखना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, ये फॉर्मेट में मैंने दोनों लिखे हैं प्रॉफिट लॉस, बट आएगा एक ही, या तो आपकी इनकम बड़ी होंगी या तो आपके एक्सपेंसेस बड़े होंगे, ठीक है? इनकम बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगा और अगर एक्सपेंसेस बड़े होंगे तो लॉस आएगा। बोलो क्लियर होगी बात? द आंसर इज यस। अब मुझे कुछ बातें आपको यहाँ पे बतानी है बेटा, कि देखो मैंने इतना जरूर बताया कि एसेट्स और अगर लाइबिलिटी में किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को हम कहाँ नोट करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, इन द फॉर्म ऑफ आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस। बट बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए बेटा। तो यहाँ पर ना अगर हम बात करें एसेट्स की, तो आप सारे एसेट्स डाल सकते हो, मतलब उन एसेट्स में वो सारे एसेट यहाँ पर जा सकते हैं जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं बेटा जो रिवोल्यूशन में नहीं जाते। जैसे कि करंट एसेट्स के अंदर अगर कैश और बैंक है बेटा, तो कैश और बैंक कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता। कैश बैंक आपका करंट एसेट होता है, मना नहीं कर रहे। अब आपको पता होगा करंट एसेट फिक्स एसेट क्या है ना, यू नो वेरी वेल। फिक्स एसेट ऐसे एसेट जिनको आप एक साल से ऊपर के लिए यूटिलाइज करोगे, जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एक साल से ऊपर के लिए रहते हैं। वहीं करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं या तो एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या एक साल के अंदर वो मूव आउट हो जाएंगे। जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, दीज ऑल आर एज करंट एसेट्स, ठीक है। सो करंट एसेट्स में ना आप सब उठाकर बेटा रिवोल्यूशन में डाल सकते हो जिनमें चेंजेस आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिनमें चेंजेस आ रहा है आप रिवोल्यूशन में डाल सकते हो, बट कैश बैंक को नहीं डाल सकते क्योंकि कैश बैंक ना मार्केट में नहीं बिकता, ठीक है। हम वही एसेट यहाँ पर डाल सकते हैं बेटा जिनमें चेंज आ रहा है और जिनका एक्टिव मार्केट है। सोचो जिनका मार्केट है, जो मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं एसेट्स, उन्हीं की तो मार्केट वैल्यू में चेंजेस आता है ना। अब कैश और बैंक का कोई मार्केट थोड़ी होता, कहीं आपको कैश और बैंक कहीं बिकता हुआ दिखाई देता है? अगर मान लो मेरी जो जेब में 100 रुपए है तो क्या आप मेरे 100 रुपए 200 रुपए में खरीदोगे क्या? नहीं। तो कैश और बैंक थोड़ी बिकता बेटा, तो इसलिए कैश और बैंक रिवोल्यूशन में नहीं जाता। बेटा आपको पता है परचेज गुडविल जो होता है, फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं यानी लॉसेस, आपको पता है 3 टाइप के फिक्टिशियस एसेट होते हैं। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा। तो ये जो हमारे बेटा गुडविल और जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं इन्हें तो हमें राइट ऑफ करना पड़ता है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में। तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर हम इन चीजों को लेकर जाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाते, ठीक है ना। तो लॉसेस मार्केट में नहीं बिकते, ठीक है। अगर हमने किसी की इज्जत खरीदी है तो आज जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम किसी को थोड़ी बेचेंगे। मतलब अगर मान लो हमने किसी बिजनेस की रेपुटेशन बाय कर रखी है तो ये परचेज गुडविल है ना। किसी के बिजनेस को खरीदा होगा हमने, एक्वायर कर लिया होगा, तो उसकी रेपुटेशन भी एक्वायर कर ली। तो ये परचेज गुडविल जो है इसको भी हमें एज पर AS 26 राइट ऑफ करना होता है। तो ये जो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट और जो ये परचेज गुडविल होती है बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है, ना कि रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि इनका कोई एक्टिव मार्केट एडमिशन के टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। और जो करंट अकाउंट होता है बेटा पार्टनर का, वो तो पार्टनर से ही रिलेटेड होता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। दैट्स वाई बेटा देखो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और करंट अकाउंट ये रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाते हैं, ओके। गुडविल राइट ऑफ होती है, फिक्टिशियस एसेट लॉसेज राइट ऑफ होते हैं, ठीक है। आपके करंट अकाउंट पार्टनर से रिलेट करते हैं, तो ये सब चीजें पार्टनर्स के खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। बट फिक्स एसेट और करंट एसेट, यस, ये रिवोल्यूशन में जा सकते हैं, बट करंट एसेट के अंदर कैश बैंक को नहीं लेकर जाना है, क्योंकि कैश बैंक आपका
मार्केट में बिकता नहीं है, ना खरीदा जाता है, एक्टिव मार्केट नहीं होता, दैट्स वाई कैश बैंक को हम रिवोल्यूशन में नहीं लेकर जाते हैं। इसके अलावा कोई और एसेट आपको दिख रहा है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, जो भी आपको एसेट दिख रहा है इनको छोड़ के, ठीक है, कैश बैंक को छोड़ के, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और करंट अकाउंट को छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है आप इसको अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में लेकर जा सकते हो, बशर्ते उनमें चेंज होना चाहिए। अब अगर एसेट में चेंज ही नहीं आ रहा है तो हम उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिवोल्यूशन अकाउंट में तभी ट्रांसफर किया जा सकता है बेटा जब एसेट अकाउंट में चेंज होता है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। वैसे ही लायबिलिटी में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल सकते हैं, बट उन्हीं लायबिलिटीज में जो लायबिलिटीज एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल यानी ऐसी लायबिलिटीज जो हमने बाहर वालों को यानी बिजनेस के आउटसाइड में जाकर लोगों को पे करनी है। बट अगर ऐसी लायबिलिटीज है जैसे कैपिटल है ना, पार्टनर्स के कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, याद है ना, कुछ प्रॉफिट होते हैं जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो वो प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट में दिख रहे होते हैं। लास्ट क्लास में हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट सीखे थे। प्रॉफिट कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, याद है आपको? पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आपका आईएफआर, है ना फर बेटा। तो ये 4 टाइप के प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो आपके पार्टनर से रिलेट करते हैं, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कैपिटल और प्रॉफिट पार्टनर से रिलेट करते हैं तो पार्टनर्स अकाउंट में जाएंगे। इंटरनल लाइबिलिटी है, अपने मालिकों को पे करना है, दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट में ये जाने लायक चीज नहीं है बेटा। करंट अकाउंट की बात करें, पार्टनर से रिलेट करता है तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो एक ही लाइबिलिटी बची बेटा लाइबिलिटी साइड से, जो कि है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसको ही हम ट्रांसफर करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी में किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज आता है। सिमिलरली एसेट से हम फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में अगर कोई चेंज आता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, उनको हम रिवोल्यूशन में डाल सकते हैं। पर जैसे कैश और बैंक, क्योंकि इनका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, ये मार्केट में खरीदे बेचे नहीं जाते, इसलिए रिवोल्यूशन में नहीं जाएंगे। और बात करें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और करंट अकाउंट की, तो बेटा ये सब पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए इनका भी रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये मेरा एक कंसेप्ट था आपको बताने का कि एसेट साइड में सारे एसेट्स रिवोल्यूशन में जा सकते हैं, बट कुछ एसेट्स नहीं जा सकते, जो कि मैंने आपको बता दिए। लाइबिलिटी से कुछ लाइबिलिटीज रिवोल्यूशन में जाती हैं बट कुछ नहीं जाती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवोल्यूशन अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि कभी कभी हमें रिवोल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी पूछी जाती है, तो हमें एंट्रीज भी आनी चाहिए। और एंट्रीज के लिए बेटा ना हमारे रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए। तो हमें पता है सारे एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट, सारी इनकम्स, लायबिलिटी, कैपिटल्स हमारी क्रेडिट होती हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये बैलेंसेस अगर इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएं, तो ऐसे में बेटा एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट हो जाता है, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाए तो ये क्रेडिट से क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो ये रूल आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ बेटा अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए कि आपके एसेट्स बढ़े तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। तो देखो अगर आपके एसेट बढ़ रहे हैं, तो एसेट अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है बेटा? डेबिट। तो देखो मैंने यहाँ पे एंट्री जो पास करी है वो करी है एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। जो भी एसेट का नाम होगा, यहाँ तो मैंने एसेट लिखा है, पर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी हो वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और डेबिट कर देंगे। और बताओ एसेट के बढ़ने से क्या हुआ? आपका फायदा। बट ये फायदा आपने किसको दिया है? रिवोल्यूशन अकाउंट को। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट देखो क्रेडिट हो गया, तो एंट्री हुई एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। सेकंड वन, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई बेटा। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी डिक्रीज होने के केस में वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लायबिलिटीज को, जो हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, उस लायबिलिटी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ लायबिलिटीज लिखा है बेटा। पर जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ना, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जिसमें भी चेंज आ रहा हो और जो डिक्रीज हो रही हो, उस लायबिलिटी का नाम हम यहाँ लिखेंगे और उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब बताओ लायबिलिटी के घटने से, लायबिलिटी के डेबिट होने से, लायबिलिटी के घटने से, डेबिट होने से हमको फायदा हो गया, और ये फायदा हमने किसको दिया? रिवोल्यूशन अकाउंट को। तो रिवोल्यूशन हमारा इनकम माना जाएगा एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमें एक एसेट पाया गया। एसेट पाया गया तो वंस अगेन एसेट आ रहा है तो डेबिट,
तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने डेबिट किया। बट वहीं हमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट को नोट करने पे फायदा हो गया बेटा, और ये फायदा किसके पास चला गया, रिवैल्यूएशन के पास। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो ये फायदा हमने किसको दे दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री बनी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि इनका जस्ट अपोजिट होता है, तो देखो एंट्रीज भी जस्ट अपोजिट्स हो जाएंगी। अगर आपके एसेट डिक्रीज होते हैं, तो अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होता है। तो देखो एसेट को मैंने क्रेडिट कर दिया, जो भी नाम होगा क्वेश्चन में उस नाम के साथ हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और एसेट के घटने से बेटा हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान हमने किसको दिया, रिवैल्यूएशन को। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा, एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरा बेटा हमारी जो लायबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटा तो क्रेडिट होगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया। बट लायबिलिटी के बढ़ने से हमें नुकसान हुआ, और ये नुकसान हमने किसको दिया, रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लायबिलिटी के बढ़ने से जो नुकसान हुआ वो आपने रिवैल्यूएशन को दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ और लायबिलिटीज को आपने अपना बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। वहीं अगर मान लीजिए आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पाई जा रही है, तो वंस अगेन लायबिलिटीज आ रही है, तो लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपने क्रेडिट किया, बट इसको रिकॉर्ड करने से आपको हो गया नुकसान, और वो नुकसान आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बोलो बात समझ में आई। तो दिस इज द एंट्री है। तो ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। आप चाहें तो मेरे इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइंड कर कर देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये ना रूल्स बेटा बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एंट्रीज अगर आपको करनी है तो आपको अपने रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मेरी अकाउंट्स थोड़ी बहुत अच्छी है तो वो इसलिए ही है कि मेरे रूल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप अपने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे बच्चे अगर बात करें प्रॉफिट की, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 20,000 का, आपका इनकम 1,00,000 रुपीज़ का था। मान लो आपने इनकम साइड ऐड किया 1,00,000 आया, एक्सपेंस साइड को ऐड किया तो 80,000 आया, तो आपकी इनकम साइड 20,000 से ज़्यादा है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए डेबिट में 20,000 रुपये बच रहे हैं। अब बिजनेस क्या कर रहा है कि ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको दे रहा है, पार्टनर्स को। तो बिजनेस तो यही बोलेगा ना, मेरा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का इनकम जो 20,000 से ज़्यादा है वो मैं किनको दे रहा हूँ, अपने पार्टनर्स को दे रहा हूँ। तो डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो नुकसान हो रहा है। मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किनको दे रहा हूँ, पार्टनर को। ऐसा कौन बोल रहा है, बिजनेस, ठीक है। एज्यूम करो बिजनेस विल से कि हम अपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो 20,000 का आया वो हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। तो बिजनेस को तो नुकसान ही होगा ना प्रॉफिट देने में। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, या यू कैन से कि इनकम रिड्यूस हो रही है, क्रेडिट से डेबिट हो रही है, तो वो एक्सपेंस ही है। इनकम कम होती है तो एक तरीके से नुकसान ही हो रहा है, तो आप उसको एक्सपेंस भी मान सकते हैं। तो देखो रिवॉल्यूशन को नुकसान हो गया, डेबिट हो गया, रिवॉल्यूशन ने अपना प्रॉफिट किसको दे दिया, ए और बी को दे दिया। अब ए और बी की अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ेंगी, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो ए और बी के कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी, क्योंकि हम उनको लॉस नहीं प्रॉफिट दे रहे हैं। तो एंट्री बनी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। बट अगर मान लीजिए आप उनको प्रॉफिट की जगह अगर लॉस दे रहे हो बेटा, तो ऐसे में पार्टनर्स का कैपिटल ना बढ़ेगा नहीं, कम होगा। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा ना, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो डेबिट होता है। तो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, और बिजनेस ने बोला मैंने अपना नुकसान तो किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया। तो जो एक्सपेंस था रिवॉल्यूशन का, डेबिट साइड बड़ा जो था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस अपना नुकसान किसको दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है ना। तो जो रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अगर मैं आपको नंबर्स के साथ समझाऊं, तो मान लो आपका एक्सपेंस 1,00,000 का था, आपकी इनकम 80,000 की थी, तो एक्सपेंस साइड बढ़ी है ना 20,000 की। नाउ ये एक्सपेंस साइड जो बढ़ा है 20,000 का, फर्म ये लॉस किसको दे रहा है, पार्टनर्स को। तो फर्म कहेगा ना मेरा एक्सपेंस तो खत्म हो रहा है, डेबिट से क्या कर दिया, क्रेडिट, तभी तो ये क्रेडिट में बैलेंस बचता था, तभी तो हम इसे लॉस भी बोलते थे। और हम इस डेबिट बैलेंस को अब पार्टनर्स के बीच में सौंप रहे हैं। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जितनी कम होगी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज भी कम होगी। और बिजनेस बोलेगी ये नुकसान, ये खर्चा जो मेरा था रिवॉल्यूशन का वो हमारा कम हो गया। तो जब एक्सपेंस कम होता है बेटा तो क्रेडिट होता है, तो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। सो दीज ऑल आर एंट्रीज ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, एंड आई होप सो कि आप इसे समझने में बहुत ज़्यादा
बोलते हैं ना कि प्रो हो चुके होंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया बेटा, बस घर में जाके इनकी क्या करना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का। सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं, क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, ठीक है। जो हमारा लेक्चर नंबर 30 होगा उसमें हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो देखो मैंने ना बेटा यहाँ पर एक स्टेप्स बना दिए हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज ना बच्चों के अंदर एक ना कंफ्यूजन, एक डिलेमा पैदा हो जाता है कि यार मैंने इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं, मैंने कुछ यहाँ पर स्किप तो नहीं कर दिया पॉइंट, कुछ इस तरीके के डाउट्स वगैरह रह जाते हैं। तो वो ना रहे स्टूडेंट्स के माइंड में, इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बना दिए हैं। इन स्टेप्स को आप डालिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और निश्चिंत रहिए, आप डैम श्योर रहेंगे कि मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो टोटल मिला के 5 स्टेप है, बट एक स्टेप में और ऐड कर दूंगा तो टोटल 6 स्टेप होते हैं। स्क्रीन पे 5 दिख रहे होंगे, बट एक ना हम एडिशनल ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ना जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सबसे पहले अकाउंट जो आएगा वो आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। सर ये ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगा? सब क्वेश्चन से मिलेगा बेटा। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट दिया हुआ रहेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट आपने कॉपी कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। सेकंड पॉइंट में हमारा बेटा आएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि यहाँ नया पार्टनर भी एडमिट होता है तो वो भी अपने साथ कैपिटल लाता है, तो उसके कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप पे बेटा नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाता है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम किनको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हम न्यू पार्टनर के गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। फोर्थ पॉइंट में बेटा हम देखेंगे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने रिवोल्यूशन अकाउंट देखा, उससे प्रॉफिट लॉस हमें हो सकता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांट देंगे, लॉस है तो बेटा लॉस बांट देंगे। और फिफ्थ पॉइंट में हम जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, और बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। कुछ प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ हमारे पास लॉसेज होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट को 2 मिनट हटा दीजिए, ये आईएफआर समझाने के लिए लिखा था, बट 4 टाइप के आपके पास प्रॉफिट्स होते हैं और 4 टाइप के आपके पास लॉसेज होते हैं, ठीक है बेटा। इन प्रॉफिट और लॉसेज को आपको देखना होता है कि अगर ये प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, जो पुरानी बैलेंस शीट है, तो ये प्रॉफिट और लॉस आपको ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में बांटने पड़ते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिटेल में इसमें पढ़ा भी था, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये 4 टाइप के प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं जो आपको बैलेंस शीट से दिखेंगे, तो ये आपको डाल देना है। आप एक यहाँ पर ना बेटा 6 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो हम एक 6 पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट आप इसको बना लीजिए। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। बेटा कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर ना एसेट टेकन ओवर कर लेते हैं, ठीक है। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन वो क्या करते हैं कि कोई एसेट घर लेकर चले जाते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। तो कुछ एसेट्स वो लेकर जा सकते हैं घर, और बिजनेस को पैसा देते नहीं है क्योंकि वो तो मालिक हैं बिजनेस के। तो बिजनेस ये बोलता है कि अगर आप हमारे बिजनेस के ओनर्स एसेट्स लेकर जा रहे हो तो आप पैसा तो दे नहीं रहे हो, तो हम ना आपकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। तो 6 पॉइंट आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चंस में, बहुत रेयर होता है बट आ सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि कोई पार्टनर XYZ, कोई भी ओल्ड पार्टनर है, तो वो पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है? एसेट्स, तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना है। तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। अब इन्हीं पॉइंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा। 2 साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट। ये क्रेडिट थोड़ा सा यहाँ प्लेस हो गया है, ये लास्ट में लिखना था, इतना आप मैनेज कर लेना बेटा, ठीक है। और पर्टिकुलर और लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट के 3 कॉलम, जितने भी पार्टनर्स हैं लाइक ABC, A और B ओल्ड, और यहाँ एज्यूम कर रही कि C कौन है? नया पार्टनर, तो 3 कॉलम बनेंगे ABC। राइट हैंड साइड में भी बेटा पर्टिकुलर का कॉलम और 3 पार्टनर्स के कॉलम ABC। टोटल मिला के 5 चीजें आएंगी, बट एक मैंने ऐड करा दी तो 6 चीजें आएंगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ क्या आ रहा है एवरीवन, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, देख रहे हो आप? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल ना बेटा बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट होता है। ओनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर देना वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। मैंने अभी भी रूल्स में आपको बताया था कि ऑल लायबिलिटीज आर
क्रेडिटेड, देख रहे हो ना। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। और अगर आप पार्टनर्स को आप पार्टनर्स को सॉरी, अगर आप पार्टनर्स को बेटा अगर नेगेटिव बैलेंसेस देते हो सॉरी बेटा, मेरा थोड़ा गला खराब है। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल का बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा अगर आप पार्टनर्स को नेगेटिव बैलेंसेस देते हो तो ऐसे में उनकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है, यानी डेबिट हो जाता है। तो वही वाली बात है, आप पार्टनर्स को जितना पॉजिटिव बैलेंस हो गए पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा, और जितना नेगेटिव बैलेंस हो गए पार्टनर्स का अकाउंट घटेगा, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी फिर उसी तरीके से बढ़ेगी। जितना पॉजिटिव बैलेंस बिजनेस के लिए लायबिलिटी शूट आउट कर जाएगी, क्रेडिट होगा। जितना आप अनफेवरेबल बैलेंस दोगे पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी घटेगी, तो डेबिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? दैट्स द पॉइंट। तो पहली चीज तो बेटा इसमें आ गया कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, और ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होगा, क्योंकि जो अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है ओनर ने, तो वो बिजनेस अपना क्या मानते हुए चलती है, लायबिलिटी मानते हुए चलती है, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। यस, यहाँ पर एक मिस्टेक है बेटा, सी का तो कोई ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि सी तो पहले था ही नहीं, वो गलती से यहाँ पर मैंने ट्रिपल एक्स लिख दिया, बट इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल बाय बैंक, या बैलेंस शीट में कैश है तो बाय कैश, और कर आप सी की कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि सी भी बिजनेस में आ रहा है और वो भी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर होगा नया पार्टनर क्या लेकर आता है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल, एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है रेपुटेशन का, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स लाइक ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है तो उनको दे देंगे, ठीक है। बट कभी कभी जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर नहीं आता, तो फिर हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, यानी गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर आता तो वो गेन करेगा, उसे तो बिजनेस में सीधा शेयर मिल रहा है तो वो तो गेन करेगा, तो हम गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर दीजिए, ये बी नहीं है बेटा, ये सीज है, ठीक है। तो सीज की कैपिटल को, सीज की कैपिटल के थ्रू हम किसको दे देंगे, ए और बी को दे देंगे। और अगर सी अपनी कैपिटल के थ्रू ए और बी को गुडविल दे रहा है, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया, कैश में लाता तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड लिखते हैं, बट क्योंकि वो लाया नहीं तो हम यहाँ पर नए पार्टनर की यानी गेनिंग पार्टनर की कैपिटल से क्रेडिट करेंगे ए और बी की कैपिटल, क्योंकि ए और बी को गुडविल तो हमने देनी है। बट अगर सी पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर ए और बी को गुडविल दे रहा है तो फिर बोलते हैं ना कि ए एंड बी गुडविल ले भी रहे हैं किससे, सी से। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में ए ही लिखा है, बट यहाँ पर आप बीस भी लिख देना, ठीक है। ए और बी गुडविल ले रहे हैं किससे, सी से। तो याद रखना, ए और बी की कैपिटल तो हमने बढ़ाई सीज के कैपिटल के थ्रू, बट ए और बी की कैपिटल के थ्रू हम सीज की कैपिटल भी घटा देंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो आप मुझसे 100 रुपए ले भी रहे हो। तो यहाँ अगर सी गुडविल दे रहा है ए और बी को, तो ए और बी गुडविल ले भी रहे हैं अपनी कैपिटल के थ्रू, किससे, सी से। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शेडेड रीजन में मैंने इसलिए बताया बेटा, क्योंकि आप ना बेटा देखो क्या होता है कि अगर कैश में ला रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल से ए और बी को दे देते हैं, तब हम नए पार्टनर कैपिटल कम नहीं करते, क्योंकि वो कैश में ला रहा है। बट अगर वो नहीं लाता है ना, तब दिक्कत होती है, क्योंकि तब हमें सीज की कैपिटल के थ्रू ए और बी को देना पड़ता है। तो हम भाई सीज कैपिटल लिख के ए और बी का अकाउंट बढ़ाते हैं। पर इसका एक ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर सी ए और बी को दे रहा है तो ए और बी सी से ले भी रहे हैं, तो आप एक पार्ट तो करते हो बट दूसरा पार्ट नहीं करते। तो याद रखना, जब पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो आप नए पार्टनर की कैपिटल को कम कर कर ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए, ठीक है। गुडविल वो चलेगा, ठीक है, वो चलता है कि सी की कैपिटल से आप ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल दे दीजिए इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट ये ना भूलिए कि ए और बी ले भी तो रहे हैं सी से, तभी तो सी दे रहा है ए और बी को, तो ए और बी सी की कैपिटल कम भी करेंगे। गॉट इट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है बेटा तो क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड में आएगा। और लॉस है बेटा रिवोल्यूशन का, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उन्हें लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन का, और लॉस है तो डेबिट साइड।
बोलो क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी 4 टाइप के प्रॉफिट या 4 टाइप के लॉस दिख रहे हैं तो वो भी बांट दो। प्रॉफिट दिख रहा है बेटा तो क्रेडिट साइड में बांट दो, लॉस दिख रहा है तो डेबिट साइड में बांट दो। प्रॉफिट दोगे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी शूट आउट कर जाएगी, क्रेडिट होगा। बिजनेस अगर बैलेंस शीट के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस बांट रही है पार्टनर को तो ऐसे में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा नहीं बेटा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना अकाउंट कम होगा पार्टनर्स का, बिजनेस को कल के दिन उतने ही पैसे कम देने होंगे पार्टनर्स को, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस तो नहीं है। और सिक्स पॉइंट में बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट वो अंडरस्टूड है कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है, कोई भी, ए बी सी तो नहीं क्योंकि सी तो अभी अभी आ रहा है, यानी ओल्ड पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है तो उस एसेट का नाम हम यहाँ लिखेंगे। और जो भी पार्टनर है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हम कम कर देंगे। बोलो इतनी बात भी समझ में आती है? क्योंकि वो बिजनेस का एसेट तो लेकर जा रहा है बेटा, पर वो बिजनेस को पैसे नहीं दे रहा, तो बिजनेस बोलती है कोई बात नहीं, आपने हमारे बिजनेस में क्या लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी, हम आपके कैपिटल कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, और इसके बाद बेटा आपने सारी चीजें ऐड करनी है और सारी चीजें जो भी डेबिट में लिखी हैं लेस करनी है। ठीक है ना, उसके बाद आपका एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट ही साइड बड़ी होगी बेटा कैपिटल की और डेबिट साइड छोटी, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी बैलेंस होता है। लायबिलिटी बैलेंसेस का जो सिंबल होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी उनका पॉजिटिव नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का भी टोटल होगा, और फिर डेबिट के टोटल से आप सारी डेबिट फिगर्स लेस कर देना, और फिर आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस बेटा कैपिटल का कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। यानी जब हम इसके बाद एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा अपनी, तो उस नई बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना होता है, तो वो कैपिटल अकाउंट ये क्लोजिंग बैलेंस ही जाएगा। तो टोटल मिला के बताइए कितनी चीजें जाएंगी यहाँ पर? टोटल मिलाकर यहाँ पे 6 चीजें जाएंगी। मैं वंस अगेन कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, दोनों को फ्रेम में ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ए और बी का, सी तो था नहीं तो सी का तो होगा नहीं, तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से पता चलेगा। सेकंड पार्ट में न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो भी न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है ना, बैंक के थ्रू तो बैंक, कैश के थ्रू तो कैश, वो हमें बैलेंस शीट में दिख जाएगा। बैलेंस शीट में बैंक है एसेट साइड, तो बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश है तो कैश से करेंगे, तो बाय बैंक या बाय कैश करके हम नए पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो लेकर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे देंगे। बट अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा है, नहीं ला रहा है, तो फिर नए पार्टनर की कैपिटल से ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल दे दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट फिर ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी कम कर देते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना, इसलिए मैंने ये शेडेड रीजन में भी लिखा है। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आई? कैश है तो कैश में कर दो, कैश में नहीं ला रहा है तो फिर कैपिटल का सहारा लेकर नए पार्टनर की कैपिटल को कम कर कर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट में आता है आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो अगर आपके पास रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांट दीजिए क्रेडिट साइड में पार्टनर्स को, लॉस है तो लॉस बांट दीजिए डेबिट साइड में जो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया होगा। फिफ्थ पॉइंट में देखिए बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में आपको कोई प्रॉफिट लॉस नजर आ रहे हैं तो जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांट दीजिए, लॉस है तो डेबिट साइड में लॉस बांट दीजिए। सिक्स्थ है, अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है तो जो भी पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है उसकी कैपिटल को आप रिड्यूस कर दीजिए। एंड फाइनली ये 6 पॉइंट डालते साथ आप डैम श्योर हो सकते हो कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। आप फिर अपना क्रेडिट साइड बिंदास होकर बेटा प्लस करो, जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही डेबिट साइड का टोटल होगा, और डेबिट के टोटल से जितनी भी डेबिट फिगर लेस करनी है वो लेस करिए और अपना निकालिए क्लोजिंग बैलेंस। तो मुझे लगता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपको बनाना आ गया होगा, मतलब फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बाकी इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे जहां हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा।
ओके। सो मुझे लगता है कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट आज के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6 स्टेप्स आते हैं, वो भी आपने देख लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसा है, वो भी आपने देख लिया। सो इसलिए मेरे बच्चे हम कहते हैं कि क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे, बट हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट होंगे बेटा, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट्स का बोलते हैं ना कि क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा, सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीन के नीचे हुए दिए नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं आपका पूरा पूरा बोलते हैं ना क्वायरी का रिस्पॉन्स दूंगा, अगर मैं फ्री रहा तो। ठीक है, अगर मैं बिजी रहा बेटा, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सेवनारा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सेवनारा। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।